सारे रास्ते में उन दोनों में केवल ये बातें हुई। नलिनी ने पूछा, क्या आपने उपहार देने की बात कही थी? नरेंद्र ने थके स्वर में कहा, और किसी दिन बताऊंगा, आज नहीं। बांस के पुल के पास आकर नरेंद्र ने सहसा खड़े होकर कहा, आज मुझे क्षमा करना होगा, मैं वापस चला। लेकिन नलिनी को परेशान देखकर बोला, मैं जानता हूँ कि यह भारी अन्याय है, लेकिन तो भी आपको क्षमा करना होगा। अब मैं किसी प्रकार चल नहीं सकता। अपनी मामी से कह दीजिएगा मैं किसी और दिन आकर। उसके संकल्प के इस आकस्मिक परिवर्तन से नलिनी जितनी हैरान हुई थी, उसकी आवाज़ सुनकर और चेहरे को देखकर और अधिक हैरान हो उठी। अधिक अनुरोध ना करके बोली, आज तो नहीं हुआ, लेकिन फिर कब आएंगे? परसों आने की कोशिश करूँगा, कहकर नरेंद्र तेजी से रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़ा। मैदान पार होने में थोड़ी ही देर थी, देखा कोई लड़का हाथ ऊंचा किए उसकी ओर अंधाधुंध दौड़ा चला आ रहा है। वह हाथ उठाकर ठहरने का इशारा कर रहा था। नरेंद्र रुककर खड़ा हो गया। पल भर बाद ही परेश ने पास आकर हाफते हाफते कहा, माँ जी ने बुलाया है तुमको, चलो। मुझे? हाँ चलो ना, नरेंद्र ने संदिग्ध स्वर में कहा। तू समझ नहीं सका रे, मुझे नहीं बुलाया होगा। परेश ने जोर से सिर हिलाकर कहा, तुम्हें ही बुलाया है, तुम्हारे सिर पर साहब का टोप तो लगा है, चलो। तेरी माँ जी ने क्या कहा है तुझसे? परेश बोला। माँ जी उस सबसे ऊंची छत से दौड़ती हुई नीचे आई और बोली, दौड़ जा, सीधे जाकर बाबू को पकड़ ला। सिर पर साहब का टोप लगाया है, जा दौड़ जा, तुझे एक बहुत अच्छी चाकरी दूंगी, जल्दी चलो। इतनी देर बाद उसकी व्यग्रता का कारण मालूम हुआ। चाकरी के लोभ में ही इस कड़ी धूप में इंजन के वेग से दौड़ा चला आया है, इसलिए किसी भी प्रकार छोड़कर नहीं जाएगा। एक बार तो उसके मन में आया कि लड़के की चाकरी की कीमत देकर विदा कर दे, लेकिन आज ही इस तरह बुलाने का क्या कारण है? इस कौतूहल को वह किसी प्रकार दबा न सका, लेकिन जाना उचित है या नहीं यह तय करने में उसे कुछ देर लगी। अंत तक कुछ भी तय नहीं हुआ, फिर भी उसके अनिश्चित पग धीरे धीरे उसी ओर बढ़ने लगे। रास्ते भर वह बुलाने का कारण खोजकर मन ही मन भरता रहा, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया कि बुलाना ही सबकी अपेक्षा बड़ा कारण है। बाहर के कमरे में पांव रखते ही विजया सामने आ खड़ी हुई। दोनों भीगी आंखें उसके मुंह पर गड़ाकर तीखी आवाज में बोली, आप भी खूब हैं, जो बिना खाए पिए उस समय चले जा रहे हैं। मैं तो झूठ मूठ नाराज हो जाती हूँ, बहुत बुरी हूँ। और आप? नरेंद्र ने गहरे आश्चर्य से कहा, किसने कहा आप बुरी है? विजया के होंठ कांपने लगे। बोली, आपने नलिनी के सामने इस प्रकार मेरा अपमान क्यों किया? मेरा ही अपमान किया और मुझे ही दंड देने के लिए बिना खाए चले जा रहे हैं। क्या बिगाड़ा है आपका मैंने? कहते कहते उसकी दोनों आंखें भर आई। आंसुओं को संभालने के लिए जल्दी से मुड़कर खड़ी हो गई। नरेंद्र हैरानी में डूबा ताकता रहा। वह जिस प्रकार इस अभियोग का उत्तर नहीं खोज पा रहा था, उसी प्रकार इसका कारण भी नहीं खोज पा रहा था। बेहरा कह गया कि स्नान के लिए जल तैयार है। विजया ने शांत स्वर में कहा, अब और देर न कीजिए, जाइए। स्नान करके नरेंद्र भोजन करने बैठा तो विजया एक पंखा हाथ में लेकर उसके पास आ बैठी। लज्जा की आंधी बहुत ही चुपके से उसके समूचे अस्तित्व को झकझोर कर निकल चुकी थी। हवा करने के उद्वत देख नरेंद्र ने सकुचा कर कहा, हवा करने की आवश्यकता नहीं है, पंखा रख दीजिए। विजया ने मुस्कुराकर कहा, आपको भले ही ना हो, लेकिन मुझे तो है। बाबूजी कहते थे नारी जाति को कभी खाली हाथ नहीं बैठना चाहिए। नरेंद्र ने कहा, आपका भोजन भी तो नहीं हुआ है। विजया ने कहा, पुरुषों का भोजन हुए बिना हम लोगों को नहीं खाना चाहिए। नरेंद्र खुश होकर बोला, तब तो ब्राह्मण होने पर भी आपका आचार व्यवहार हम लोगों जैसा ही है। इसमें चकित होने की तो कोई बात नहीं है। हम लोग ना तो विलायत से आए हैं और ना ही काबुल से। हमें अपना आचार व्यवहार मंगाना पड़ा है, बल्कि ऐसा ना होने पर आश्चर्य की बात होती। नौकर ने दरवाजे के पास आकर कहा, माँ, गुस्ता जी हिसाब की बही लिए नीचे खड़े हैं, इस समय क्या उनसे जाने को कह दूँ? विजया ने गर्दन हिलाकर कहा, हाँ, मुझे समय नहीं मिलेगा, उनसे कल आने को कहो। विजया ने कह दिया। नौकर के जाने के बाद नरेंद्र ने विजया के मुंह की ओर देखते हुए कहा, इस बात से मुझे सबसे अधिक आनंद प्राप्त होता है। कौन सी बात? नौकरों का यह संबोधन, आप ब्राह्मण महिला है, आलोक प्राप्त है, विशेष रूप से धनाढ़ भी है,
आजकल मुझे ऐसे ही आलोक प्राप्त घरों में इलाज के लिए जाना पड़ता है। उनके नौकर चाकर स्त्रियों से कहते हैं मेम साहब। वे जानती है कि वास्तविक मेम साहब उन्हें किन आंखों से देखती है, इसलिए शायद वेतन पाने वाले नौकरों में मेम साहब कहलाकर अपनी मर्यादा बचाए रखती है। यह कहकर उसने अपने उन्मुक्त ठहाके से कमरा भर दिया। विजया भी हंस पड़ी। नरेंद्र ने हंसी रुकने पर कहा, मानो घर की दासियों और नौकरों के मुंह से माँ जी की अपेक्षा मेम साहब कहलाना अधिक सम्मान की बात हो। पहले दिन समझ ही नहीं सका कि बेवरा मेम साहब कहता किसे है। वह क्या बोला जानती है? बोला, मैंने बहुत से साहबों के घरों में नौकरी की है, असली मेम साहब क्या है सो मैं खूब जानता हूँ। उस घर का एक नया हिंदुस्तानी दरबान मालकिन को माई जी कह बैठा। इस पर मेम साहब ने उस पर 1 रुपया जुर्माना ठोक दिया। चाकरी बनी रही, यही उसका सौभाग्य है। ऐसी ही वह नाराज हुई थी। अच्छा, आपने भी लगता है ऐसी बहुत सी देखी होंगी। विंध्या ने हंसकर गर्दन हिलाया। नरेंद्र ने कहा, अब मुझे एक दिन देखना है कि इन सब मेम साहबों के लड़के लड़कियां माँ को माँ कहते हैं या मेम साहब। कहकर अपने मजाक के आनंद में उसने एक बार फिर कमरा फाड़ देने की तैयारी की। विजया ने मुस्कुराते हुए कहा, खा पीकर सारे दिन मज़े से पराई चर्चा कीजिएगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन क्या आप मुझे खाने नहीं दीजिएगा? नरेंद्र ने लज्जित होकर कहा। जल्दी जल्दी 2-4 और निगल ही थे कि फिर अब सब कुछ भूल गया। बोला, मैं भी तो 4-5 वर्ष विलायत में रहा, लेकिन वे देसी साहब लोग। विजया ने फिर तर्जनी उठाकर कृत्रिम शासन करने के अंदाज में कहा, फिर वही पराई नींदा? अच्छा अब नहीं, कहकर उसने फिर खाने में मन लगाकर कहा, लेकिन अब और नहीं खा सकता। विजया ने अप्रसन्नता से कहा, वाह, कुछ भी तो नहीं खाया? नहीं, अभी नहीं उठ पाइएगा। अच्छा, ना हो पराई निंदा, करते करते ही अनमने होकर खाइए, मैं कुछ ना बोलूँगी। नरेंद्र ने हंसना चाहा था कि सहसा अत्यंत गंभीर हो गया। बोला, आप इतने पर भी कहती है मैंने खाया नहीं, लेकिन मेरा कलकत्ता का रोजाना का खाना अगर देखिए तो हैरान हो जाइएगा। देख नहीं रही कि इन कुछ महीनों के अंदर ही इतना दुबला हो गया हूँ। हमारे वासे का बाहमन जैसे पाजी है, नौकर भी वैसा ही बदमाश आज उठा है। बड़े सवेरे रांद रूंद कर कहाँ चला जाता है पता नहीं। मुझे किसी दिन लौटना पड़ता है 2 बजे और किसी दिन तो 4 बज जाते हैं। वही ठंडा सूखा भात दूध, किसी दिन या तो बिल्ली पी जाती है या खिड़की में कौवे घुसकर सब कुछ फैला जाते हैं। देखते ही घृणा होती है। महीने में आधे दिन तो बिल्कुल खा ही नहीं पाता। क्रोध से विजया का मुंह लाल हो उठा। उसने कहा, ऐसे नौकर चाकरों को दूर नहीं कर सकते? इतने रुपए वेतन पाकर भी वासे में अगर इतना कष्ट है तो नौकरी करने से क्या लाभ है? नरेंद्र ने कहा, एक हिसाब से आपकी बात सच है। एक दिन किसी ने संदूक में से पैसे चुरा लिए थे। एक दिन खुद ही कहीं 100-100 रुपए के 2 नोट खो बैठा। अस्त व्यस्त रहने वाले व्यक्ति के लिए तो पग पग पर संकट है। तो भी मुझे दुख कष्ट सहने पर खाने या कष्ट कभी कभी असह्य हो उठता है। विजया मुंह नीचा किए चुपचाप बैठी रही। नरेंद्र कहने लगा, सचमुच मुझे नौकरी अच्छी नहीं लगती, मैं कर भी नहीं पाता। आवश्यकताएं मेरी बहुत ही मामूली सी है। आप जैसा कोई बड़ा आदमी 2 जून 4 कौर खाने को दे देता तो अपने काम में रहते और कुछ भी नहीं जाता, लेकिन ऐसे बड़े आदमी क्या? कहकर एक बार और ऊंची हंसी की तरंग लहरा दी। विजया पहले की तरह नीचे मुंह किए चुपचाप बैठी रही। नरेंद्र ने कहा, अगर आपके पिताजी जीवित होते तो मेरा बहुत उपकार हो सकता था। वह निश्चय ही मुझे इस गुलामी से मुक्ति दिला देते। विजया ने उत्सुक नज़रों से देखकर पूछा, यह किस तरह जाना? उन्हें तो आपने कभी देखा भी नहीं था। नहीं, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, उन्होंने भी शायद मुझे नहीं देखा, फिर भी वो मुझे बहुत चाहते थे। किसने रुपया देकर मुझे विलायत भेजा जानती है? उन्होंने ही। अच्छा, क्या वह कभी हम लोगों के कर्ज के इस संबंध में आपसे कुछ कह नहीं गए? विजया ने कहा, कह जाना संभव है, लेकिन आप किस बात की ओर इशारा कर रहे हैं? उसे बिना समझे तो उत्तर नहीं दे सकती। नरेंद्र ने पल भर मन ही मन कुछ सोचकर कहा, जाने दीजिए, अब तो यह चर्चा बेकार है। विजया ने नम्र होकर कहा, नहीं बताइए, मैं सुनना चाहती हूँ। नरेंद्र थोड़ा सोचकर बोला, जो बात चूक चुकाकर समाप्त हो गई है उन्हें सुनकर अब क्या होगा बताइए। विजया ने जिद करके कहा, नहीं, यह नहीं होगा, मैं सुनना चाहती हूँ, आप बताइए। उसका अत्यधिक आग्रह देखकर नरेंद्र हंसा।
बोला, बताना निरर्थक ही नहीं लज्जाजनक भी है मेरे लिए। शायद आप सोचेंगे कि मैं चालाकी से आपके सेंटिमेंट पर चोट देकर। विजया अधीर होकर बीच में ही रोककर बोली, मैं और अधिक खुशामद नहीं कर सकती, आपके पैर पड़ती हूँ, बोलिए। अगर खाने पीने के बाद कहूँ? नहीं, अभी। अच्छा, कहता हूँ, लेकिन एक बात पूछता हूँ, क्या हमारे मकान के बारे में कभी कोई बात उन्होंने नहीं कही? विजया सारी सहन शक्ति खो बैठी लेकिन उत्तर नहीं दिया। नरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा नाराज मत होइए, कहता हूँ। जब मैं विलायत गया था तभी मैंने पिताजी से सुना था कि आपको पिताजी ही मुझे भेज रहे हैं। आज 3 दिन हुए दयाल बाबू ने मुझे पत्रों का एक बंडल दिया है। जिस कमरे में बहुत सा टूटा फूटा सामान पड़ा है, उसी की एक टूटी हुई मेज की दराज में ये चिट्ठियाँ थी। पिताजी की चीज़ होने के कारण दयाल बाबू ने मुझे दे दी। पढ़कर मैंने देखा उनमें से 2 चिट्ठियाँ आपके पिताजी के हाथ की लिखी हुई है। आपने शायद सुना है कि अंतिम दिनों में पिताजी ने कर्ज के कारण जुआ खेलना शुरू कर दिया था। शायद यह इशारा ही एक चिट्ठी में आरंभ में था और उसके बाद उपदेश के बहाने तसल्ली देते हुए पिताजी को लिखा था, मकान के लिए चिंता की जरूरत नहीं, नरेंद्र मेरा भी तो लड़का है, मकान उसे ही मैंने दहेज में दिया। विजया ने मुंह उठाकर पूछा, इसके बाद? नरेंद्र ने कहा, इसके बाद अनेक बातें हैं, लेकिन यह पत्र बहुत दिनों पहले का लिखा हुआ है। संभव है बाद में उनके विचार बदल गए हो, इसलिए उन्होंने कोई बात आपसे कह जाना आवश्यक ना समझा। पिता की अंतिम इच्छाएं विजया को अक्षर अक्षर याद हो आई। उसने एक लंबी सांस लेकर कहा, तो फिर मकान का दावा कीजिएगा, और हंस दी। नरेंद्र भी हंस पड़ा। इस प्रस्ताव को अच्छा मजाक समझकर बोला, दावा जरूर करूँगा, आपको ही गवाह बनाऊंगा और आशा करता हूँ कि आप सच ही सच बोलेंगी। विजया ने गर्दन हिलाकर कहा, जरूर, लेकिन आप मेरी गवाही क्यों मानेंगे? नरेंद्र ने कहा, नहीं तो प्रमाणित कैसे होगा मकान वास्तव में मेरा है, यह बात तो अदालत में साबित करनी ही पड़ेगी। विजया गंभीर होकर बोली, दूसरी अदालत की जरूरत नहीं है, बापू का आदेश ही मेरा अदालत है, मैं यह मकान आपको लौटा दूंगी। उसके चेहरे और स्वर ठीक रहस्य के समान अवश्य ही ना जान पड़े, लेकिन उसके अतिरिक्त और क्या हो सकता है सो भी नहीं जान सका। विशेष रूप से कुछ कह पाना अत्यंत कठिन था, इसलिए नरेंद्र स्वयं भी बनावटी गंभीरता के साथ बोला, उनकी चिट्ठी देखे बिना ही मकान दे दीजिएगा? विजया ने कहा, नहीं, मैं चिट्ठी देखना चाहती हूँ, लेकिन अगर उसमें यही बात लिखी है तो उनके आदेश को मैं किसी भी प्रकार अमान्य नहीं करूँगी। नरेंद्र ने कहा, इसका भी क्या प्रमाण है कि उनका अभिप्राय अंत तक यही था? नहीं था, इसका भी तो प्रमाण नहीं है। नरेंद्र ने कहा, लेकिन अगर लूँ, दावा ना करूं? विजय ने कहा, यह आपकी इच्छा है, लेकिन वैसी हालत में आपकी बुआ के लड़के भी तो है। मेरा विश्वास है अनुरोध करने पर वे लोग दावा करने को तैयार हो जाएंगे। नरेंद्र ने हंसकर कहा, यह विश्वास मेरा भी है, यहाँ तक कि सौगंध खाकर कहने को तैयार हूँ। विजया की हंसी में योग नहीं दिया, चुप बैठी रही। नरेंद्र ने कहा, यानी मैं लूँ चाहे ना लूँ, आप देंगी ही? विजय ने कहा, मेरी प्रतिज्ञा है कि पिताजी की दान दी हुई कोई भी वस्तु मैं नहीं हड़पूंगी। उसके संकल्प की दृढ़ता देख नरेंद्र चकित और मुग्ध हो उठा। कुछ पल चुप रहकर बोला, वह मकान जब आपने सत्कर्म में दान कर लिया है, तब मेरे ना लेने पर भी आपको हड़प लेने का पाप नहीं लगेगा। इसके सिवा वापस लेकर मैं करूँगा भी क्या, बताइए? मेरे कोई है नहीं जो उसमें रहेगा और मुझे बाहर ही कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा। जो व्यवस्था हुई वही सबसे अच्छी है। एक बात यह भी है, इस विषय में आप विलास बाबू को किसी भी तरह राजी ना कर सकेंगी। इस अंतिम बात से विजया मन ही मन जल उठी। बोली, मेरे पास इतना अधिक समय नहीं कि अपनी चीज़ के लिए दूसरों को राजी करने की कोशिश में बर्बाद करती फिरूं, लेकिन आप एक बात और भी तो कर सकते हैं। जब आपको घर की आवश्यकता नहीं तो मुझसे उसका उचित मूल्य ले लीजिए, तब आपको नौकरी भी नहीं करनी पड़ेगी और आप निश्चिंत होकर अपना काम कर सकेंगे। आप राजी हो जाइए। नरेंद्र बाबू, इस प्रार्थना के स्वर ने सहसा नरेंद्र के हृदय में बाण के समान बेधकर उसे बेचैन कर दिया। हालांकि विजया ने बुझे चेहरे पर इस प्रार्थना का छिपा संकेत पढ़ने का उसे अवसर नहीं मिला, लेकिन यह मजाक नहीं है, सच है, यह समझने में उसे देर न लगी। पिता के कर्ज की अदायगी में उसे गृहहीन करके यह लड़की सुखी नहीं है, बल्कि दुख ही अनुभव कर रही है।
लेकिन कोई बहाना खोजकर उसके दुख का भार को हल्का कर देना चाहती है। यह जानकर उसका हृदय भर आया, लेकिन इसलिए तो इस प्रकार का प्रस्ताव स्वीकार कर लेने से काम नहीं चलता जिसका वह अधिकारी नहीं है। वह भीख में ले ले और भी एक बड़ी बात है। जो सांसारिक मामले बहुत बड़ी समस्या थे, उनमें से अधिकांश उसके लिए अब आसान हो गया है। उसने स्पष्ट देख लिया है कि विलास के संबंध में विजया आवेश में भले ही कुछ कह डाले, लेकिन उस बाधा को ठेलकर अपने संकल्प को कार्य रूप में परिणत नहीं कर पाएगी। इससे उसकी लज्जा और व्यथा ही बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा। कुछ पल स्नेह से देखने के बाद बोला, आपके मन की बात मैं समझता हूँ। गरीब को किसी बहाने से कुछ दान करना चाहती है, यही ना? ठीक यही बात आज भी एक बार पहले भी कही जा चुकी थी। दोबारा सुनकर विजया ने दुखी होकर कहा, इस बात से मुझे कितना दुख होता है आप जानते हैं। तब वास्तविक बात क्या है, सुनो। विजया ने कहा, मैं आरंभ से ही सच कह रही हूँ, लेकिन आपका मन पापी है, इसलिए आप विश्वास नहीं कर सकते। आप गरीब हो, बड़े आदमी हो, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं। मैं केवल पिताजी के आदेश का पालन करने के लिए ही आपको मकान वापस कर देना चाहती हूँ। नरेंद्र सहसा गंभीर होकर बोला, इसमें भी एक झूठ रह गया, लेकिन उसे जाने दीजिए। आप बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं तो कर रही हैं, लेकिन पिताजी के आदेश के अनुसार वापस करना पड़ा तो और कितनी ही चीज़ें देनी होंगी सो जानती है। केवल यह मकान ही तो नहीं है। विजया ने कहा, अच्छी बात है, लीजिए, अपनी सारी संपत्ति वापस ले लीजिए। नरेंद्र ने हंसकर कहा, खूब ऊंची आवाज़ में जोर देकर मुझसे दावा करने को कहती है, यहाँ तक कि अगर मैं दावा नहीं करूँगा तो मेरी बुआ के लड़कों से दावा करने को कहेंगी। यह भय भी दिखाती है, लेकिन जानती है उनके आदेश के अनुसार मेरा दावा कहाँ तक पहुँच सकता है। केवल यह मकान और कुछ बीघे ज़मीन ही नहीं, उससे बहुत अधिक। विजया ने उत्सुक होकर कहा, पिताजी ने आपको और क्या क्या दिया है? उनकी यह चिट्ठी भी मेरे पास है, जिसमें उन्होंने केवल इतना दहेज देकर ही मुझे विदा नहीं किया है, बल्कि यहाँ जो कुछ आप देख रही हैं सभी कुछ उसमें शामिल है। मैं दावा केवल उस मकान पर ही नहीं कर सकता, बल्कि यह घर, यह कमरा, ये टेबल, कुर्सियाँ, आईना, घर के दास दासी, अमला, कर्मचारी और उनके मालिक तक पर दावा कर सकता हूँ। जानती हैं, पिताजी का आदेश दीजिएगा, बस सब। विजया पैर के नाखून से सिर के बालों तक सिहर उठी, लेकिन वह कोई उत्तर न देकर नीचा मुंह किए काठ की मूर्ति के समान बैठी रही। नरेंद्र ने ताना मारते हुए कहा, क्यों दे सकेंगी? एक बार ना हो तो विलास बाबू से अकेले में सलाह कर लीजिएगा, कहकर हंसने लगा। लेकिन विजया के मुंह उठाते ही हंसी चोट खाकर रुक गई। विजया के चेहरे पर जैसे रक्त का आभास तक ना रहा। उसके रूखे पीले मुंह की ओर देखकर नरेंद्र उद्विग्न और परेशान होकर बोल उठा, आप पागल हो गई हैं क्या? मैं क्या सचमुच इन सब का दावा करने जा रहा हूँ? और क्या दावा करते ही सब पा पाऊँगा? बल्कि मुझे ही पकड़कर पागल खाने में बंद कर दिया जाएगा। विजया ने जैसे कुछ सुना ही नहीं, बोली, कहाँ है पिताजी की चिट्ठियाँ? नरेंद्र ने आश्चर्य से कहा, चिट्ठियाँ क्या मैं जेब में रखकर घूमा करता हूँ? और उन्हें देखने से आपको क्या लाभ होगा? लाभ जो भी हो, दरबान के हाथ दोनों चिट्ठियाँ आज ही भेज दीजिएगा। वह आपके साथ कलकत्ता जाएगा। इतनी जल्दी? हाँ।